6 करोड़ लोगों का कोरोना टीका दिया जाएगा। सीएम नीतीश ने इसके लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिया है। आपको बता दें कि राज्य में अब तक 1 करोड़ 16 लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण कराया जा चुका है। तो बता दें कि कोरोना से लड़ने के लिए वैक्सीनेशन एकमात्र हथियार है और ऐसे में सीएम नीतीश कुमार ने यह बड़ा ऐलान किया है कि अगले 6 महीने के भीतर करीब 6 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्यवासियों को यह ऐलान किया है कि 6 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। और पटना एम्स में बच्चों का वैक्सीनेशन ट्रायल चल रहा है, जिसमें कोवैक्सीन के टीके बच्चों पर प्रशिक्षण किए जा रहे हैं और इसी टीकाकरण ट्रायल को 3 फेज में बांटा गया है, जिसमें पहला 12 से 18 साल के बच्चे, दूसरा 6 से 12 साल के बच्चे और तीसरा 2 से 6 साल के बच्चे शामिल हैं। आपको बता दें कि बच्चों के टीकाकरण ट्रायल का पहला फेज एम्स में पूरा हो चुका है और अब दूसरे फेज के तहत 6 से 12 साल के बच्चों का रजिस्ट्रेशन चल रहा है, जिसमें अब तक कुल 42 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो बता दें कि बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर भी पूरी तरह से सरकार की तैयारी हो चुकी है। तीसरे लहर की बात हो रही है और तीसरे लहर का भय सब में है। सबसे ज्यादा बच्चे इस तीसरे लहर की चपेट में आने वाले हैं और इसको लेकर सरकार अपनी तैयारी कर रही है। बता दें कि अब बच्चों का प्रशिक्षण किया जाएगा, बच्चों पर ट्रायल लिया जाएगा, कोवैक्सीन का ट्रायल बच्चों पर लिया जाएगा और इसके पहला चरण समाप्त हो चुका है, फर्स्ट फेज हो चुका है और इस पे सेकेंड फेज भी शुरू होने वाला है। तो वैक्सीनेशन को लेकर सरकार की तैयारी पूरी हो चुकी है और इस पर हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी निर्भय किशोर जुड़े हुए हैं। निर्भय, जिस तरह से तीसरी लहर की बात हो रही है कि तीसरा जो लहर है वो बच्चों के लिए बेहद घातक साबित होने वाला है और ऐसे में सरकार बच्चों के लिए बच्चों को भी वैक्सीन लगे इसकी तैयारी में जुटी हुई है और दूसरे ट्रायल की भी तैयारी शुरू हो रही है। आपको कि जिस तरीके से कोरोना संक्रमण की रफ्तार को लेकर के और खास करके जो संक्रमण की रफ्तार तीसरी चरण की, यानी कि जो तीसरा अटैक कहा जा रहा है, एक तरीके से अगर वो आती है तो ये देश के लिए बड़ा ही कष्टकारक होगा। जिस तरीके से स्थितियां बाकी 2 संक्रमण की रफ्तार के दौरान हमने देखे हैं, ऐसे में सरकार भी सतर्क हो गई है और कहीं ना कहीं कोरोना से बचने के लिए सरकार पूरी तैयारियां कर रही है और इसमें सबसे बड़ी जो समस्या रही वो रही बच्चों को लेकर के और अब बच्चों को लेकर के ट्रायल की प्रक्रिया शुरू हो गई है और बिहार में भी ट्रायल हो रहे हैं, जिसमें पटना के एम्स अस्पताल में ट्रायल चल रहा है बच्चों पर। इसको 3 फेज में बांटा गया है। आपको 3 फेज के बारे में बता दूं, 3 फेज दरअसल ऐसे होंगे, उम्र के हिसाब से 3 फेज बांटा गया है। पहला फेज जो होगा वो 12 साल से लेकर के 18 साल के बीच के बच्चों का होगा। उसके बाद दूसरा जो फेज होगा वो 6 साल से 12 साल के और तीसरा जो होगा वो 2 साल से 6 साल के बीच के बच्चों का ये वैक्सीनेशन के लिए जो एक खाका तैयार किया गया है, इसके अनुसार बच्चों को वैक्सीन दिया जाएगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि इस ट्रायल के पहले फेज में पहला फेज जो है वो अब पूरा हो चुका है। अब दूसरे फेज यानी कि पहले फेज में जो 12 से लेकर के 18 साल के बच्चे थे, दरअसल एम्स ने 100 बच्चों का टारगेट रखा है वैक्सीन ट्रायल के लिए और जाएगा और इसके लिए भी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो है वो चल रही है, जिसमें अब तक कुल 42 जो बच्चे हैं उनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। और हमने पहले भी कहा कि 100 बच्चों का एम्स अस्पताल ने टारगेट रखा है और ये 100 बच्चे जो होंगे उनको ट्रायल किया जाएगा, कुछ परिणाम आता है वो सब कुछ देखने वाली बात होगी। लेकिन शर्मिला, एक समस्या जो देखने वाली बात हो रहा, ये जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया थी ये पहले से चल रही थी। जब इसमें यास तूफान का खतरा था उससे पहले भी ट्रायल की प्रक्रिया चल रही थी और जो बातें सामने आई थी वो बातें ये थी कि यास के कारण जो तेज बारिश हुई और उस बारिश के कारण रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पर उसका असर पड़ा, जिसके कारण बिहार के बाकी अन्य जिलों से जो भी बच्चे हैं जो इस कोरोना संक्रमण के दौरान इस ट्रायल में शामिल होना चाहते थे, जिनके परिवार आ सकते थे लेकिन वो नहीं आ पाए क्योंकि बारिश से परेशान कर दिया। और अब आज से मानसून की जो स्थितियां देखी जा रही है तो बारिश होने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो 42 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, अब इसमें सबसे बड़ा सवाल होता है कि क्या एम्स अस्पताल ने जो 100 बच्चों का टारगेट रखा है वो टारगेट पूरा होता है कि नहीं। ये देखने वाली बात होगी और देखने वाली बात ये भी होगी
कि दूसरा डोज पड़ने के बाद बच्चों में क्या कुछ परिवर्तन देखने को मिलते हैं। फिलहाल जो पहले फेज का वैक्सीनेशन खत्म हो गया है और इसमें अब तक किसी भी तरीके की कोई खबरें जो है वो मतलब सुरक्षात्मक खबरें मिली है। अब तक किसी भी तरीके की नेगेटिव खबरें नहीं आई है। बिल्कुल निर्भय, तो अब तक कोई नेगेटिव खबरें नहीं आई है। सेकेंड फेज का भी अब वैक्सीनेशन की जो सेकेंड फेज बच्चों के लिए किया जा रहा है प्रशिक्षण, वो भी अब शुरू होने वाला है, रजिस्ट्रेशन हो रहा है और ऐसे में सरकार पूरी तैयारी कर रही है कि बच्चों को भी, अब बच्चे भी वैक्सीन का लाभ उठा सके। खबरों में आगे बढ़ेंगे। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया निर्भय किशोर। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बेगूसराय की, जहां छौराही पीएचसी पहुंचे सिविल सर्जन ने लोगों से कोरोना वैक्सीन लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन ही एकमात्र विकल्प है और इसलिए सबको आगे आकर कोरोना का टीका लेना चाहिए। भ्रांतियां पैदा कर दी गई है जो निराधार है, उसमें कोई सत्यता नहीं है। यह वैक्सीन समझिए कि आपके लिए प्राणवायु है, जरूर लीजिए, निश्चित लीजिए। और आप लोगों से भी अनुरोध है कि ये जो है समाज में जो कहीं कहीं ये भ्रांतियां हैं, अनावश्यक बातें हो रही हैं, उन लोगों को समझा बुझा करके उन लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित कीजिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में एनडीए की सरकार चल रही है, लेकिन अंदर खाने से यही खबर निकल कर आ रही है कि अहम सहयोगी दल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी और विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख यानी वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी असंतुष्ट बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि शुक्रवार को तेज प्रताप यादव ने जीतन राम मांझी के घर पहुंचकर उनसे मुलाकात की और राजद सुप्रीमो से उनकी बात करवाई, तो सियासी हलचल अचानक बढ़ गई। बताया जा रहा है कि लालू यादव और जीतन राम मांझी की करीब 12 मिनट की सियासी गुफ्तगू हुई और अब मुकेश सहनी भी लालू यादव से बातचीत कर चुके हैं। उनसे जब इस बाबत मीडिया ने सवाल किया तो उन्होंने साफ लहजे में कहा कि इसे पर्दे में ही रहने दीजिए। तो बता दें कि शुक्रवार को राजद सुप्रीमो यानी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने जीतन राम मांझी, जो कि हम सुप्रीमो हैं और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनसे बातचीत की, उनसे मुलाकात की, उनसे उनकी आवास मिलने पहुंचे। कई देर तक कह सकते हैं कि काफी देर तक इन दोनों की मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद अब बिहार की सियासत गर्मा चुकी है। बीजेपी भी लगातार सफाई देने में लगी है कि बीजेपी एनडीए अटूट है और ऐसे में अब देखना यह होगा कि क्या कुछ खबरें अब निकलकर सामने आती है। अब तो वक्त का इंतजार करना होगा। जिस तरह से लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं, कभी हम सुप्रीमो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलते नजर आते हैं तो कभी वो नीतीश कुमार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हैं और ऐसे में वो राजद का हिस्सा है यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा है। तो अब देखना यह होगा कि ये सियासत किस मोड़ जाती है, ये मुलाकात किस मोड़ जाती है और इस मुलाकात का क्या नतीजा होता है। राजद नेता तेज प्रताप यादव की जीतन राम मांझी से मुलाकात के बाद अब सियासी गलियारे में भूचाल आ गया है। एक तरफ तेज प्रताप यादव ये कहते हैं कि महागठबंधन के दरवाजे मांझी के लिए खुले हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि यदि तेज प्रताप मांझी को बुलाते हैं तो अच्छी बात है। जरा सुनिए क्या कहा उन्होंने। प्रताप जी अगर भाजपा जो है ये जीतन राम मांझी जी को ज्वाइन करेंगे तो हम लोग जरूर, अच्छी बात है। बिहार में अभी हम लोग 23 तारीख के कार्यक्रम की चर्चा और चिंता कर रहे हैं। बिहार सरकार के जो कार्य हैं बिहार में वही तय होते हैं। और बेगूसराय मटिहानी विधायक ने भी खेसारी पर जमकर भड़ास निकाली है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग जो बिहार में किसी के इशारे पर अश्लीलता परोसते हों उन पर सुशासन सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। अश्लीलता, जो सवाल आपने किया कि अश्लीलता तो किसी भी स्तर पर कतई बिहार में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हमारी सरकार सुशासन की सरकार है। हमारी सरकार बिल्कुल पारदर्शी है। अश्लीलता तो कतई भी बर्दाश्त किया नहीं जाएगा और वो भी भाषा के नाम पे। भोजपुरी एक बहुत ही समृद्ध भाषा है। बिहार में अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। लगभग तमाम बिहार के लोगों के द्वारा समझी जाने वाली भाषा है। बिहार ही नहीं,
उत्तर प्रदेश के लोग भी अधिकांशतः भोजपुरी को बोलते हैं और समझते हैं, और यहाँ तक कि भोजपुरी तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा भी है, मॉरिशस की राष्ट्रभाषा ही है। तो भाषा के नाम पे अगर कोई अपनी अश्लीलता को बेचने का प्रयास करता है तो उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मैं सभी लोगों से अनुरोध करूंगा, जो इस अश्लीलता को बढ़ावा देते हैं हम ही लोग होते हैं, जनता ही होती है जो भोजपुरी के अश्लील गाने को सुनती है। वो गाने बिकते हैं, अगर वो गाने बिकने बंद हो जाएंगे तो निश्चित रूप से उसको बेचने वाले का भी अस्तित्व धीरे धीरे खत्म होगा या उसको वो परिमार्जित करेंगे। बिहार सरकार इस बार भी मानसून से पहले राजधानी पटना की सड़कों को दुरुस्त नहीं कर पाई है। नमामि गंगे के तहत जिन सड़कों को ठीक करना था, गड्ढों को भरना था, वो भी पूरा नहीं हो पाया है। पटना के राजेंद्र नगर इलाके में सरकार के डेडलाइन से 4 महीने लेट भी सड़कें दुरुस्त नहीं हो पाई है, जिसका जायजा लिया संवाददाता उत्कर्ष ने। सरकार द्वारा नमामि गंगे के तहत जितने भी रोड थे, जितने भी गली में नाले थे, सीवेज थे, उसको भरना था। एक डेडलाइन सरकार की तरफ से दी गई थी कि 30 मई तक किसी भी हाल में पटना की सड़कों को दुरुस्त कर देना है, क्योंकि मौसम कभी भी बदल सकता है और मानसून आ जाएगा। उसके बाद पटना की स्थिति हमने देखी है कि 2019 में किस तरीके से राजधानी पटना के सड़कों पर नाव चल रहे थे, लोग दिक्कत में थे, त्राहिमाम कर रहे थे, और आज 12 जून हो गया। दूसरा जो डेडलाइन सरकार की तरफ से था वो 10 जून तक किसी भी हाल में राजधानी पटना के सारे सड़कों को दुरुस्त कर देना था, ताकि जो वाटर लॉगिंग होता है राजधानी पटना में वो ना हो सके। लेकिन ये तस्वीरें देखें, हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ की स्थिति है। ये पटना का राजेंद्र नगर इलाका है। नमामि गंगे के तहत और जितने भी सरकारी प्रोजेक्ट थे बिहार सरकार के, उसकी धज्जियां किस तरीके से उड़ती हैं ये आप देख लें कि आज 12 जून है, 10 जून लास्ट डेडलाइन था। मंत्री जी ने भी कहा था कि इसे जल्द से जल्द कंप्लीट कर दिया जाए, लेकिन ये तस्वीरें आप देख लें कि एक भी चीज़ें राजधानी पटना में सही तौर पे नहीं होती है, चाहे वो स्वास्थ्य व्यवस्था हो, चाहे वो सड़क निर्माण हो। ऐसे में कितना दिक्कत आता है आप देख लें कि ये काफ़ी लंबा रोड है, और इस पूरे रोड को 2 महीने तक के लिए सरकार ने कहा था कि व्यस्त रखा जाएगा, क्योंकि इस रोड बनाया जाएगा। लेकिन ये फरवरी में ये जारी किया गया था और आज जून आ गया है, करीब 4 महीने से ज़्यादा बीत गए हैं, और स्थिति ये है कि रोड अभी तक नहीं बन पाया है। ये जितने भी घर हैं, ये सारे के जो गाड़ियां लगती हैं वो भी नहीं लग सकती है, लोगों को आने में दिक्कतें होती हैं। हमने कई तस्वीरें दिखाई, ये तस्वीरें देखें आप कि किस तरीके से जो गड्ढा खोदा हुआ है उसे अभी तक बनाया ही जा रहा है, और डेडलाइन से 2 दिन ज़्यादा हो गए हैं। आज 12 जून है, 10 जून लास्ट डेडलाइन था, और राजधानी पटना में आज से मानसून दस्तक देने वाला है। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें क्या आने वाली हैं वो भी आप सोच सकते हैं कि अगर बारिश होगी तो कितने लोगों का जान चला जाएगा इस सीवेज में, और सरकार अगर रोड नहीं बनाती है तो क्या कुछ होगा। ये कुछ लोग हैं यहाँ के स्थानीय, उनसे जानते हैं कि सरकार कितनी विफल है, क्योंकि सरकार ने कहा था कि नमामि गंगे है उसके तहत इस रोडों को, सड़कों को बना दिया जाएगा। कुछ दुकान वाले भी हैं, क्या कुछ दिक्कतें आती हैं जब बारिश होता है? तो देखिए रहा है कि गाड़ी घोड़ा को नहीं चलता है, रोड पूरा फंस जाता है, रोड में जितना गाड़ी है। दिन सरकार अल्टीमेटम दिया था कि कब तक बना के इसको तैयार कर? 2 महीने का। कब दिया गया था ये? 16 फरवरी से चालू हुआ था रोड, और अब तक बंद है? अभी तक बंद है। बारिश आती है तो क्या स्थिति हो जाती है यहाँ? रोड दम ब्लॉक हो जाना है। 2019 में बारिश हुई थी, जो बाढ़ आया था, तो यहाँ की भी सड़कें डूब गई। हाँ, पूरे डूब गया था। चलिए, तो आपने सुना कि यहाँ के लोग जो है
एक बार फिर से ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर में आगे बढ़ेंगे। खबर पटना की है, जहां शराबबंदी के बावजूद शराब तस्कर लगातार बिहार में सक्रिय हैं और यही वजह है और पटना की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां शराब सहित 2 गाड़ियां भी जब्त की गई हैं। आए दिन बिहार में शराब तस्करों को गिरफ्तार किया जाता है, शराब को भी जब्त किया जाता है और बावजूद इसके जो धंधेबाज हैं वो मान नहीं रहे। ताजा मामला पटना के दीघा थाना क्षेत्र का है, जहां हाजीपुर से पटना में शराब की डिलीवरी होनी थी, लेकिन गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने तस्करों के मंसूबे पर पानी फेर दिया। पुलिस ने 2 क्रेटा गाड़ियों के साथ भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब की खेप को जब्त किया, साथ ही 5 धंधेबाज को भी गिरफ्तार किया। सबसे हैरानी की बात यह है कि गाड़ी में प्रेस का स्टिकर लगाकर तस्करी की जाती है। और बोकारो पुलिस ने ITI मोड़ के पास वाहन में बैठ हत्या की योजना बना रहे 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ में अपराधियों ने पुलिस को बताया कि गैंग सिर्फ अपराध को ही अंजाम नहीं देता, बल्कि हथियार की सप्लाई का भी काम करते थे। मामले में डीएसपी पुरुषोत्तम कुमार सिंह ने बताया कि इनके पास से कई हथियार, 24 जिंदा कारतूस सहित 5 खोखा जब्त किया गया है। अपराध कर्मियों में रोशन ठाकुर, सूरज यादव, अमित कुमार और रजनीश राज हैं। इनके निशानदेही पर एक और व्यक्ति जिसका नाम है रिंकेश विक्रम सिंह को भी गिरफ्तार किया गया है। मुख्यतः इसमें रोशन ठाकुर जो है वो डब्लू सिंह गिरोह का आदमी है और इसके द्वारा रामगढ़ के एक स्क्रैप व्यवसायी की हत्या की योजना बनाई जा रही थी। भागलपुर, मुंगेर सभी जिला में ये लोग वांटेड है। इन लोगों का शराब बेचना, डकैती करना, अपहरण करना इन लोगों का एक पेशा है। आरा के शाहपुर इलाके में एक पागल हाथी ने लगभग 4 घंटे तक जमकर उत्पात मचाया। वहीं हाथी ने एक 35 वर्षीय युवक राजेंद्र सिंह को रौंद दिया। बता दें कि जिससे युवक बुरी तरह से जख्मी हो गया। गंभीर अवस्था में घायल को इलाज के लिए आरा भेज दिया गया है, जहां से डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए पटना के अस्पताल रेफर कर दिया गया है। हाथी के उत्पात से लोग दहशत में जीने को मजबूर हैं। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए DTV भारत। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।